हेलो डियर स्टूडेंट, एसएससी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं मोलर या आणविक चालकता। ठीक है, तो ये यूनिट 3 में है ना। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अलग तरह पूछा गया है। तो हमने आपको बताया था चालकता क्या है, तो हमने आपको पढ़ाई है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो उसी प्रकार से है मूलर चालकता। तो मूलर चालकता को हम आणविक चालकता ही बोलते हैं। आपने मूल पढ़े हैं, हमने पढ़ाया है पिछले चैप्टर में मूल या मूलरता, है ना, वहीं से बना है मूलर। तो उन समस्त आयनों की चालकता को हम क्या बोलते हैं? मूलर चालकता बोलते हैं, जो एक मूल विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने पर उत्पन्न होती है। वो ऐसे हम लैम्डा, ये साइन लैम्डा का है, दो टाइप के लैम्डा होते हैं, एक छोटा लैम्डा होता, ये लैम्डा, वो आधार में लिखते हैं हम m, तो इसको हम पढ़ते हैं लैम्डा m से हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। तो m इसलिए लगा दिया क्योंकि m मीन्स क्या हो गया? मूलर कंडक्टिविटी हो गया। तो अब मूलर या आणविक चालकता हम उस विलयन की चालकता या मूलर चालकता कहेंगे जिस विलयन में विलय के रूप में विलय पदार्थ का एक मूल घुला हो। इसमें आप ये ध्यान देना, एक बात गौर करने वाली है कि हाँ, आयतन प्रमुख नहीं है। आयतन आप कितना भी ले सकते हैं। हमने यहाँ लिखा है VmL, तो ml में हमें आयतन लेना है। जैसे आपने यदि 1000 ml आपने लिया, कितना? 1000 ml पूरा विलयन है, उस विलयन में NaCl घुला है। और NaCl कितना घुला है? NaCl का घुला है 1 मूल। ठीक है, तो NaCl हो गया क्या? विद्युत अपघट्ट। अब यहाँ पर आप ग्लूकोज नहीं घोल सकते क्योंकि चालकता कौन से यौगिक देते हैं? विद्युत अपघट्ट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? धनावेश यानी धनायन और ऋणायन होता है। तो जब हम 1 मूल विद्युत अपघट्ट को VmL कितना भी ले लें आप विलयन, ये बात गौर करने वाली है, मैं भूलेंगे। और फिर इसमें क्या करेंगे? फिर इसमें लगाएंगे हम क्या? इलेक्ट्रोड। मान लो हमने ये लगा दिए इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड लगाकर फिर हमने उसकी क्या मापा, इसकी चालकता मापी। तो जो चालकता निकलेगी, है ना, इस चालकता को हम मूलर चालकता बोलेंगे, या इसी को बोलते हैं हम आणविक चालकता। क्योंकि हमने 1 ग्राम अणु लिया, 1 ग्राम अणु को मूल ही बोला जाता, इसलिए हिंदी में मूलर चालकता का एक नाम आणविक चालकता भी है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको मोलर कंडक्टिविटी। तो ये हो गई इसकी जो विलयन की चालकता निकलेगी, जितना भी मान निकलेगा उसे हम कहेंगे मूलर चालकता। ठीक है, तो परिभाषा हो गई कि आप 1 मूल NaCl ले लो, या आप 1 मूल NaOH ले लो, चाहे आप 1 मूल KBr ले लो, कोई भी विद्युत अपघट्ट ले लो। जब आप उस विद्युत अपघट्ट का 1 मूल घोलेंगे VmL विलयन में, कितना भी विलयन हो, तो जो चालकता निकलेगी, तो जितने आयन होंगे, जैसे 1 मूल में कितने आयन होंगे, तो हमने बताया था आपको 1 मूल में 6.023 × 10⁻23 अणु होते हैं, है ना। तो इतने ही Na धनायन होंगे, इतने ही Cl ऋणायन होंगे। तो इतने Na धनायन और इतने Cl ऋणायनों के द्वारा जब चालकता उत्पन्न होगी, उस चालकता को हम बोलेंगे मूलर चालकता। ठीक है, तो परिभाषा हो गई उन समस्त आयनों की चालकता जो 1 मूल विद्युत अपघट्ट को VmL में घोलने पर उत्पन्न होती है, उस चालकता को क्या कहते हैं? मूलर चालकता कहते हैं। और मूलर चालकता को हम लैम्डा m से प्रतिशत कहते हैं। अब ये प्रश्न यहीं पर खत्म नहीं हुआ। प्रश्न आता है कि मूलर चालकता या आणविक चालकता से आप क्या समझते हैं, है ना। वाह, अब प्रश्न का आगे आता है, वाह, मूलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध स्थापित करें। यह प्रश्न आता है, विशिष्ट चालकता में संबंध स्थापित करें। तो आपको यह ध्यान देना है कि अगर प्रश्न आगे तक आ जाएगा कि मूलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध स्थापित करें, तो भी आपको संबंध स्थापित करना है। और यदि उन्होंने नहीं पूछा तो भी आपको संबंध स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संबंध के आप इकाई नहीं निकाल सकते। ठीक है, मूलर चालकता की इकाई निकालने के लिए आपको मूलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता के मध्य में संबंध स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ी वाली बात ये है। तो ये गलती से NaO लग गया, ये है NaOH। ठीक है, तो अब आपको मूलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध स्थापित करना है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पिछले वीडियो में आपने देखी है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता की आपको परिभाषा मालूम होनी चाहिए। विशिष्ट चालकता क्या कहती है? मूलर चालकता कहती है कि उन आयनों की चालकता जो 1 मूल विद्युत अपघट्ट को हम VmL में घोलते हैं, उन आयनों की चालकता को क्या कहते हैं? मूलर चालकता। अब विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? तो विशिष्ट चालकता को हमने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि आप एक बर्तन ले लें, वो बर्तन कैसा हो? घन के आकार का। तो बर्तन में तो क्या आता है? आयतन आता है। ठीक है, तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मान लो एक बर्तन है,
ठीक है, इस बायतन में आपने बिलियन भर दिया। इस बायतन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या है? 1 सेंटीमीटर है। ये हो गई, ये भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो आप क्या देखेंगे कि जब 1 सेंटीमीटर लेंगे, यहां भी 1 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या हो जाएगा? तो आयतन हो जाएगा v इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो टोटल आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब। हिंदी में बोलेंगे इसको हम क्या? घन सेंटीमीटर। तो अब विशिष्ट चालकता क्या कहती थी? विशिष्ट चालकता की परिभाषा थी ऐसा विलयन जो कितना है, जिसका आयतन कितना है? 1 घन सेंटीमीटर। उस विलयन की जो चालकता निकलेगी, माना कि ये बर्तन पूरा काय का है, बर्तन की ये सतह है, इस साइड ये चालक है, ये सतह भी कैसी है? चालक। बीच में पूरा बर्तन कैसा बना है? कांच का। तो हमने इसमें विलयन भर दिया। तो इस विलयन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है ना, ये ध्यान करना आप। तो ऐसा विलयन जिसका आयतन कितना हो? 1 घन सेंटीमीटर हो, तो जो उसकी चालकता निकलेगी, मान लो यहां पर इसकी चालकता 1/4 निकली, तो इस चालकता को हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट चालकता बोलेंगे। ठीक है, तो परिभाषा है विशिष्ट चालकता की 1 घन सेंटीमीटर विलयन की। हम यहां से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता, इतना विलयन, कितना आयतन है? 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता को क्या काचे प्रदर्शित करते हैं? हम कैप्पा से प्रदर्शित करते हैं। 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब दोनों परिभाषाओं को जब जोड़ेंगे तब मूलय चालकता और विशिष्ट चालकता के मध्य में संबंध स्थापित होगा। थोड़ा दिमाग लगाना। 1 घन सेंटीमीटर विलयन है, अब उस विलयन में विलय कितना घुला है ये हमें मालूम नहीं है, कितना भी विलय घुला गया हो बस, लेकिन पूरा विलयन कितना होना चाहिए? 1 घन से मिला, माने विद्युत अपघट्ट में NaCl घुला हो चाहे KCl घुला हो, कितनी भी मात्रा में घुला हो, चाहे 100 ग्राम घुला हो, चाहे 10 ग्राम, चाहे 5 ग्राम, उस विलयन की जो चालकता निकलेगी उसे हम विशिष्ट चालकता बोलेंगे। विशिष्ट चालकता में क्या इंपॉर्टेंट है? विशिष्ट चालकता में आयतन इंपॉर्टेंट है कि आयतन कितना है। जबकि इस चालकता में देखें, इस चालकता में पदार्थ की मात्रा इंपॉर्टेंट है ना, कि पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 मोल होनी चाहिए। तो यदि हम विशिष्ट चालकता और मूलय चालकता में संबंध स्थापित करें तो देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब यहां पर हेडिंग बन जाएगी विशिष्ट चालकता तथा मूलय चालकता में संबंध। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, है ना, आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हेडिंग बनेगी मूलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। रिलेशन बिटवीन मूलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मूलय चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध स्थापित करना है। तो हमने आपसे फिर बोल रहे हैं समझने के लिए, कई बच्चे बोलते बाबा के साथ समझ में नहीं आता, तो आपको क्या देखना है कि मूलय चालकता में हम फिर बता रहे हैं कि अगर आपने 1 मोल विद्युत अपघट्ट लिया, कोई भी NaCl KCl, तो उस 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन कितना भी हो, चाहे 2 लीटर हो चाहे 3 लीटर हो, तो उसकी जो चालकता निकलेगी उस चालकता को हम बोलेंगे मूलय चालकता। ठीक है, और अगर विलयन 1 घन सेंटीमीटर है, माने ऐसा विलयन लें जिसकी बायतन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो, उस बायतन में जो आप विलयन भर दें उसमें चाहे विद्युत अपघट्ट कितनी ही मात्राएं भरें, तो उस विलयन की जो चालकता निकालेंगे उसे बोलेंगे हम विशिष्ट चालकता। तो अब वो ये बोल रहा है कि मूलय चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध कैसे स्थापित करें। तो यदि, अब यहां पर बोला करना आप, यदि 1 मोल विद्युत अपघट्ट, अब इसमें 1 मोल विद्युत अपघट्ट के रूप में हमने मान लो क्या ले लिया? NaCl ले लिया। तो यदि 1 मोल विद्युत अपघट्ट, तो अब 1 मोल विद्युत अपघट्ट क्या हो गया? मूलय चालकता, है ना। यदि हम 1 मोल विद्युत अपघट्ट ब्रैकेट में NaCl को, यदि 1 मोल विद्युत अपघट्ट NaCl, 1 घन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या? 1 घन सेंटीमीटर। यदि 1 मोल विद्युत अपघट्ट कोई भी हो, चाहे NaCl चाहे KCl को 1 मोल विद्युत अपघट्ट 1 घन सेंटीमीटर विलयन में घुला हो, विलयन में घुला हो,
तो परिभाषा क्या कह रही है, फिर गौर करना। देखो, एक मूल विद्युत अपघट्ट की जो चालकता निकलती है उसे कहते हैं मूलय चालकता। और यदि पूरे बिलियन का आयतन 1 घन सेंटीमीटर है तो उस बिलियन चालकता को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। तो अब वो क्या कह रहा है, दोनों परिभाषाएं हम इक्वल कर रहे हैं। यदि हम विद्युत अपघट्ट का एक मूल ले रहे हैं और बिलियन का आयतन कितना ले रहे हैं, 1 घन सेंटीमीटर, तो इस चालकता को, ये वाली जो चालकता है, इस चालकता को 1 घन सेंटीमीटर क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता। और इसको क्या कहेंगे, एक मूल विद्युत अपघट्ट की चालकता को मूलय चालकता। तो यदि ऐसा बिलियन ले लिया जाए कि बिलियन का आयतन 1 घन सेंटीमीटर हो तथा बिलियन में विलेय पदार्थ का या विद्युत अपघट्ट का एक मूल घुला हो, तो उस कंडीशन में हो जाएगा, आप गौर करना, उस कंडीशन में हो जाएगा मूलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकता। ये आपको समझना है, क्योंकि दोनों परिभाषाएं हमने इक्वल कह दी। फिर समझने का प्रयास करना। फिर बता रहे हैं आप कि यदि 1 घन सेंटीमीटर पूरा बिलियन का आयतन है, उसकी जो चालकता निकलती है उसे कहते हैं हम विशिष्ट चालकता। वो एक मूल विद्युत अपघट्ट है, आयतन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा बिलियन में विद्युत अपघट्ट का 1 मूल है, तो जो आयनों की चालकता हुई उसे क्या कहेंगे, मूलय चालकता। तो यदि ऐसा कह दिया जाए कि 1 घन सेंटीमीटर बिलियन में विलेय पदार्थ का या विद्युत अपघट्ट का 1 मूल घुला हो, तो ऐसी कंडीशन में मूलय चालकता बराबर विशिष्ट चालकता। लेकिन बेटा प्रायोगिक तौर पे यह संभव नहीं है। हम तो आपको समीकरण बता रहे हैं। प्रायोगिक तौर पर संभव क्यों नहीं है, क्योंकि कितना छोटा बर्तन होगा जिसकी साइज 1 सेंटीमीटर है। मतलब अगर आप इंची टेप लेंगे तो इंची टेप में 1 सेंटीमीटर इतना सा होता है ना, तो इतने आकार का बर्तन होगा, उसकी साइज कितनी है, 1 सेंटीमीटर, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो क्या इतने से बर्तन में, इतने से कंटेनर में 1 मूल विद्युत अपघट्ट को घोला जा सकता है? 1 मूल जानना है आप, जैसे NaCl, तो NaCl का 1 मूल कितना होगा, इसका होता 23, इसका होता 35.5 मॉलिक्यूलर मास, अणुभार। तो टोटल निकालेंगे तो कितना होता, 58.5 ग्राम, इतना। तो क्या इतने विद्युत अपघट्ट को आप इतने छोटे बर्तन में घोल सकते? तो आंसर आएगा नहीं घोल सकते, क्योंकि 58.5 ग्राम को आप 1 घन सेंटीमीटर बिलियन में नहीं घोल सकते। हम तो लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो यदि आप 58.5 ग्राम विद्युत अपघट्ट माने NaCl को 1 घन सेंटीमीटर में नहीं घोल सकते, तो यहां पर जो विशिष्ट चालकता है वो है कितने की, 1 घन सेंटीमीटर की। तो यदि आप ऐसा करें कि 1 घन सेंटीमीटर की जगह 9 घन सेंटीमीटर ले लें तो उसमें घोल सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर N2 हो जाएगा 9 घन सेंटीमीटर, है ना। और अगर आप कहें कि 20 सेंटीमीटर क्यों ले लें, 20 सेंटीमीटर क्यों जानते आप, माने 20 ml में आयतन ले लें, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, विशिष्ट चालकता N2 आयतन। वो आयतन आपको डिपेंड करता है कि आपको आयतन कितना लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा मूलय चालकता बराबर विशिष्ट चालकता इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम काय में है, ml में, माने विशिष्ट चालकता गुणे आयतन। इस फॉर्मूला से संबंध बन गया है। फिर हम आपको बता रहे हैं कि मूलय चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर कब होगी, तब होगी जब 1 मूल विद्युत अपघट्ट को 1 घन सेंटीमीटर में घोला जाए। तो आपको एक कॉपी में लिखना है कि 1 मूल विद्युत अपघट्ट को 1 घन सेंटीमीटर बिलियन में घोलना पॉसिबल नहीं है, यह प्रायोगिक तौर पर संभव नहीं है, क्योंकि 58.5 ग्राम को आप कैसे घोल सकते हैं 1 घन सेंटीमीटर में। 1 घन सेंटीमीटर माने आप बिलियन समझे 1 ml, तो 1 ml मात्रा कितनी सी होती है, बूंदों में आ जाती है 1 ml मात्रा, है ना। तो 1 ml बिलियन में आप 1 मूल विद्युत अपघट्ट नहीं घोल सकते। तो क्या ऐसे 9 बर्तन ले लें तो 9 बर्तन में घोल सकते क्या? तो अगर आप 9 में घोलेंगे, बुक वाले भी लिखते हैं, तो यहाँ पर हम कितने का N2 करेंगे, 9 का। अगर आप 12 में घोल लेंगे तो उसमें कितना करेंगे, 12 में। तो यदि आप VML में घोलना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी जगह V आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये संबंध बनता है, मूलय चालकता बराबर विशिष्ट चालकता गुणे V, ठीक है। अब इस संबंध को आपको हेडिंग डाल के अब आगे ले जाना है। 1 घन सेंटीमीटर बिलियन में घुला हो तो मूलय चालकता इक्वल टू विशिष्ट चालकता, आपको यहां से भी नहीं लिखना पहले, ठीक है। अब इसके बाद आप यहां लिखेंगे परंतु प्रायोगिक तौर पर यह संभव नहीं है। प्रायोगिक तौर पर ऐसा नहीं हो सकता कि मूलय चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर हो जाए, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर में हम नहीं घोल सकते। तो फिर दोबारा लिखेंगे आप क्या, आयतन भी। ये फॉर्मूला बनेगा, पहली बार में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 घन सेंटीमीटर में घुला हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर लिख सकते हैं यदि विद्युत अपघट्ट कितना खुला हो, यदि भी घन सेंटीमीटर खुला हो, माने भी ml खुला हो, भी ml में खुला हो 1 मूल विद्युत अपघट्ट, तो क्या बनेगा,
इसमें जहां 1 घन सेंटीमीटर का इंटू किए हैं सो बन जाएगा यहां पर क्या, मोलर चालकता इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता इंटू भी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, तो मोलर चालकता को हम कैसे प्रतिशत कहते थे, डॉट कहते थे, अभी बताया था हमने, लैम्डा एम इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता को कैसे कहते थे हम, कैप्पा, पिछली वीडियो में बताया हमने कैप्पा, और ये क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन टू भी, ये बन गया फॉर्मूला, लैम्डा एम इज इक्वल टू कैप्पा इंटू भी। अब यहां पर आ गया मोलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकता इंटू भी, जहां भी क्या है, ml में आयतन है। तो अब आपको मालूम है कि मोलरता की परिभाषा क्या थी, मोलरता को हम नोट कहते थे कैसे, m से, तो कैपिटल M इक्वल टू क्या था, मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या बटा बिलियन का लीटर में आयतन। अब यहां पर परिभाषा क्या कह रही है कि भी ml माने 1000 ml में घोलें, यदि आप भी यहां पर क्या में आयतन है, लीटर में, अगर आप उसको 1000 में करें तो हमने बताया था मूलता की परिभाषा से, तो इसमें 1000 से इंटू हो जाएगा। अब परिभाषा क्या कह रही है, परिभाषा से मोलर चालकता किसे कहते हैं, जब विद्युत अपघट्ट का एक मूल खुला हो, तो यदि यहां पर मूलों की संख्या कितनी ले लें, 1 ले लें, तो आप परिभाषा से मूलों की संख्या का मान कितना ले लें हम, बराबर 1। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू रखें तो क्या बन जाएगा, m इक्वल टू 1 अपॉन भी इंटू 1000। 1 क्यों रख दिया, क्योंकि मूलों की संख्या मोलर चालकता में कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 इंटू 1000। तो भी इक्वल टू निकालेंगे, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू 1 अपॉन m इंटू 1000। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या भी इक्वल टू 1000 अपॉन m, ये हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 में भी का मान रख दें, देखें आप समीकरण 1 क्या है, यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 1 में भी का मान रखने पर, समीकरण 1 है लैम्डा एम इक्वल टू कैप्पा, भी इक्वल टू क्या रख देंगे, भी की जगह 1000 अपॉन एम, कैप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ये हो गया क्या समीकरण, इसको मान लें हम क्या 3, ये हो गया क्या मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। मोलर चालकता बराबर होता है विशिष्ट चालकता इंटू 1000 अपॉन एम, जहां एम क्या है, जहां एम है मोलरता, यहां पर लिख सकते हैं हम, जहां एम बराबर मोलरता। अब कई बार कॉमन फॉर्मूला आता, तो कॉमन फॉर्मूला में बेटा ऐसा लगा होता, लैम्डा एम इक्वल टू कैप्पा अपॉन सी इंटू 1000। तो बच्चे बोलते कि सर सी क्या है, तो सी यहां पर क्या है, सांद्रण है, हमने बोला था आपको सांद्रण एक कॉमन वर्ड है, नॉर्मलता के लिए भी सी लिख सकते, मोलरता के लिए भी सी लिख सकते, तो चाहे आप एम लिख दो चाहे सी लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब आपको निकालनी है मान लो इकाई, तो इकाई निकालेंगे हम कैसे, लैम्डा एम इक्वल टू कैप्पा अपॉन एम से, 1000 का इंटू नहीं करेंगे, इकाई के लिए 1000 का कोई मतलब नहीं है। तो अब इसमें किसकी इकाई आ गई, ऊपर कैप्पा की इकाई और नीचे मोलरता की इकाई, दोनों की मान रख देंगे हम तो इकाई निकल जाएगी। वैसे आप सबसे बढ़िया सिस्टम तो यही है कि इकाई निकाल लें पेपर में, तो बढ़िया रहेगा, है ना, अपने यहाँ से डायरेक्ट रट के बच्चे लिख देते हैं। तो कैप्पा की इकाई क्या थी, कैप्पा का फॉर्मूला क्या था, तो कैप्पा की इकाई थी, कैप्पा इक्वल टू था एल अपॉन आर ए। आप देखना पिछले वीडियो में बताया विशिष्ट चालकता की इकाई है एल अपॉन आर ए, तो कैप्पा का मान यहां रख देंगे एल अपॉन आर ए, और नीचे बनी रहेगी क्या, मोलरता एम, लैम्डा एम इक्वल टू, तो इकाई क्या निकलेगी, गौर करना, एल को नापेंगे आप सेंटीमीटर में, अपॉन आर है प्रतिरोध, इसको नापेंगे क्या में, ओम में, तो ओम, ए है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को नापते हैं आप सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और मोलरता की इकाई क्या होती है, मोलरता की इकाई होती है मोल अपॉन लीटर। तो अब लीटर यहां पर क्या है, आयतन है, तो अब यहां पर आयतन को रखते हैं हम क्या में, सेंटीमीटर क्यूब में, 1 लीटर इसमें क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं आप इसको, क्या में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप लीटर ना लिख के यहां क्या लिख देंगे हम, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, सेंटीमीटर पहुंचेगा ऊपर तो -3, फिर ऊपर पहुंचेगा तो +3, तो ऊपर क्या बचा
सेंटीमीटर अपॉन नीचे क्या बचा, ओम इनटू मोल, तो ये हो गया मोल। और सेंटीमीटर ऊपर पहुंचेगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर -2, क्योंकि यहाँ प्लस की पावर है। वो ये सेंटीमीटर यहाँ पहुंचेगा तो -2, फिर ऊपर पहुंचेगा, सॉरी यहाँ पहुंचेगा तो -3, -3 के बाद ऊपर पहुंचेगा तो +3, तो सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया। तो अब -2 है ये, इसमें से ये कैंसिल हो जाएंगी तो 1 बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो सेंटीमीटर भाई ये है, ऐसा देख लें आप, ऐसा भी कह सकते हैं, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा भी कह सकते हैं आप। देखो ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर पहुंचा दें तो यहाँ सेंटीमीटर -3, यहाँ पर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे लिखा रहने दो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा लगे सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर का इंटू हो जाएगा, तो क्या बनेगा सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। ओम पहुंच जाएगा ऊपर, सबसे पहले अरेंजमेंट में हम ओम लिखेंगे, सो ओम है ना बस, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल ऊपर पहुंचेगा, सो मोल इनवर्स। माने आप अरेंजमेंट का ये लिखेंगे तो ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओम इनवर्स को आप हमने बताया था ये चालकता की इकाई है, साइमन लिख सकते हैं आप, या मेहू लिख सकते हैं, तो एक यूनिट टाइप हो जाएगी, यूनिट मेहू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। आप इनकी कई इकाई लिख सकते हैं, हम आपको और बता रहे हैं। देखो ओम को उल्टा करके लिखेंगे तो हम क्या बन जाएगा, हमने बताया था पिछले वीडियो में, मेहू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और मेहू क्या है, चालकता की इकाई, नई चालकता की इकाई है एसआई पद्धति में साइमन, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी इकाई किसकी हैं, मूल चालकता की, या लगा के लिख दे सारा। तो अब आप इसके साथ में मूल चालकता के साथ साथ तुल्यांकी चालकता भी आप पढ़ लें। मूल चालकता और तुल्यांकी चालकता में कोई अंतर नहीं है। अगर आप बिलियन वाले चैप्टर में देखें तो मूलता अगर आपको समझ में आ गई हो और नॉर्मल था, है तो मूलता की परिभाषा थी, एक मूल विद्युत अपघट को जब हम 1 लीटर बिलियन में घोल देते हैं तो उसकी मूलता 1 होती है। अगर विद्युत अपघट की कोई भी यौगिक ले सकते हैं, है ना, मूलता में, लेकिन यहाँ पर हम स्पेशली चालकता पढ़ रहे हैं तो हमें विद्युत अपघट ही लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि विद्युत अपघट कैसे होते हैं, धनायन ऋणायन में टूट जाते हैं। तो यदि आप 1 मोल विद्युत अपघट की जगह ले लें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट, है ना, उसको आप VML कहते हैं। हम आपको बताया भी था कि जो जैसे H2SO4 है तो H2SO4 एक विद्युत अपघट है। H2SO4 का अणुभार 98 ग्राम होता है, बिलियन वाले चैप्टर में हम बता चुके कई बार। तो अगर आप इसका 1 मोल कहेंगे तो 98 ग्राम H2SO4 को हम 1 मोल बोलेंगे। लेकिन देखो बेटा इसमें नंबर ऑफ एच आयन कितने हैं, 2 एच आयन हैं। तो अगर यदि आप इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो तुल्यांकी भार इक्वल टू हो जाएगा 98/Z, है ना, जहां Z बैलेंसी फैक्टर है, माने कितनी बैलेंसी है, कितने पॉजिटिव आयन है और कितने नेगेटिव आयन, कुछ भी एक ले लो, चाहे पॉजिटिव आयन ले लो चाहे नेगेटिव। तो यहां पर 2H पॉजिटिव आयन है तो 98/2 तो कितना हो जाएगा 49 ग्राम। तो यहां पर यदि आप अणुभार की बात करें H2SO4 की, वो आप एक ऐसा बिलियन बना रहे हैं जिसकी मूल चालकता कितनी हो 1, तो आपको कितना घोलना पड़ेगा 98 ग्राम। और यदि आप तुल्यांकी चालकता की बात करें तो आपको 49 ग्राम घोलना पड़ेगा, क्योंकि तुल्यांकी भार कितना है 49, है ना। अब और अगर आपको स्पेशली समझना है तो हम आगे कुछ बेसिक वीडियो बनाएंगे, है ना, उन बेसिक वीडियो में आपको तुल्यांकी भार और मूलों की संख्या समझाएंगे, क्योंकि 12th है ये, तो 12th में तो उतना टाइम नहीं मिलता समझाने के लिए, तो बेसिक वीडियो में आप देख लेना। अभी हाल तो आप इतना ही देखें आप कि इसका 1 मोल कहलाता है 98 ग्राम, है ना, वो इसका 1 ग्राम तुल्यांक कहलाता है 49 ग्राम, है ना। वो आयन से मतलब होता है, जैसे आपने AHCl ले लिया तो AHCl के लिए Z का मान 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही H है। तो अगर पावर की बात करें तो H2SO4 दुगनी पावर का है, इसमें 2H है, इसमें मात्र 1H है ना। तो नंबर ऑफ आयन माने आयनों की संख्या इसमें ज्यादा होगी। इसके 1 मोल में 2 मोल H पॉजिटिव आयन बनेंगे, है ना, और 1 मोल बनेगा सल्फेट, लेकर सल्फेट में 2 ऋण हैं तो डबल आयन हो जाएंगे। इसमें एक ही पॉजिटिव है एक ही नेगेटिव है, तो यहाँ पर Z की वैल्यू ऐसे कितनी आएगी 1। तो ऐसे विद्युत अपघट जिनके लिए Z की वैल्यू 1 है उनके लिए मूल चालकता इक्वल टू तुल्यांकी चालकता, उनकी मूल चालकता और तुल्यांकी चालकता में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन यदि
तुल्यांक की चालकता और मूलक चालकता में कब अंतर होगा? जब z की वैल्यू 2, 3 या 4 आती हो, तो उस कंडीशन में तुल्यांक की चालकता मूलक चालकता की बराबर नहीं होगी, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। तो परिभाषा बन गई कि आपने एक बिलियन बनाया, उस बिलियन का आयतन कितना है, फिर से बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उन समस्त आयनों की चालकता जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने पर उत्पन्न होती है ना, क्या कहलाती है? तुल्यांक की चालकता कहलाती है। इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना। अंग्रेजी में आप इसको इक्विवेलेंट लिखते हैं, इसलिए इसको हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा EQ। EQ यहाँ क्या प्रदर्शित कर रहा है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लैम्डा बता रहा है कंडक्टिविटी, EQ बता रहा है क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अब बात आती है, वही फिर से प्रॉब्लम आती है यहां पर, विशिष्ट चालकता व तुल्यांकी चालकता में संबंध, तुल्यांकी चालकता में संबंध। अब वो आपको समझ में आ गई है अगर मूलक चालकता, तो हमारे हिसाब से तुल्यांकी चालकता मूलक चालकता में कोई अंतर ही नहीं है, तो हम इसमें फिर लिखेंगे। तो अब तुल्यांकी चालकता कब होगी? तुल्यांकी चालकता का मान कब होगा? जब 1 ग्राम तुल्यांक को काय में घोल दें आप? VmL में घोल दें, है ना। तो अब 1 ग्राम तुल्यांक देखो H2SO4 का कितना होता है? 49 ग्राम, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। 49 ग्राम को घोल दें आप जवाब। तो विशिष्ट चालकता क्या कहती है? विशिष्ट चालकता हमने बताई थी कि 1 घन सेंटीमीटर इतना आयतन लेंगे जिस आयतन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो। माने इसमें अगर व्यवहारिक तौर पर बात करें तो बूंदों में बिलियन आएगा, बूंदों में। तो उसमें क्या आप 49 ग्राम को घोल सकते? ऐसा बिलियन जिसका आयतन कितना हो? 1 घन सेंटीमीटर हो, उसमें 49 ग्राम घोल सकते, जैसा हमने मूलक चालकता में बताया था। तो आप लिखेंगे, अब यहां पर आप लिखेंगे कि यदि परिभाषा हो जाएगी यहां पर, यदि 1 ग्राम, शॉर्ट में लग रहा है, तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को 1 घन सेंटीमीटर बिलियन में घोला जाए तो क्या होगा? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को बोलेंगे हम, इसकी चालकता को बोलेंगे हम तुल्यांक की चालकता, और 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा EQ इक्वल टू कैप्पा। लेकिन क्या प्रायोगिक तौर पर संभव है? माने ऐसी कंडीशन में तुल्यांक की चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर हो जाएगी। कब? जब 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को 1 घन सेंटीमीटर में घोला जाए। फिर यहां पर आगे लिखेंगे, परंतु प्रायोगिक तौर पर यह संभव नहीं। प्रायोगिक तौर पर यह संभव नहीं। प्रयोग करेंगे आप तो प्रैक्टिकली आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1 घन सेंटीमीटर बिलियन में 49 ग्राम H2SO4 घोल दिया जाए, तो ये प्रायोगिक तौर पर संभव नहीं है। तो क्या करेंगे आप? अगर आप VmL में घोलें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वैसे ही, लैम्डा EQ तुल्यांक की चालकता बराबर विशिष्ट चालकता इनटू V, जहां V क्या हो गया? बिलियन का आयतन। अब हम इसको मिटा रहे हैं, है ना। अब इसकी बात करेंगे आप क्या? कैप्पा इनटू V। अब नॉर्मलता बराबर क्या होता है? नॉर्मलता बराबर होता है विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों वैसे लिखना है की संख्या बटा बिलियन का लीटर में आयतन, है ना। और यहां पर लिख रहे हैं हम काय में? ml में। V को काय में रख रहे हैं? ml में। तो हम क्या करेंगे? इसमें 1000 से इंटू करेंगे, जैसे आपने मूलक चालकता में किया था, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी कह दें हम? ग्राम तुल्यांकों की संख्या परिभाषा से कितनी बता रहा है वो? 1 ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या कितनी कर दें हम? 1 कर दें। ऐसा बिलियन जिसमें विलय पदार्थ का या विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक होला हो, उसकी चालकता को हम क्या बोलते हैं? तुल्यांक की चालकता। तो हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी कह देंगे? 1। तो n बराबर हो जाएगा 1/V इंटू 1000। परिभाषा इसे हो गया, ये किसकी परिभाषा से? तुल्यांक की चालकता की परिभाषा से। तो अगर आप V इक्वल टू निकालेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1000 आ जाएगा ऊपर 1000/n, ठीक है। इसे मान लिया था हमने समीकरण 1। तो समीकरण 1 में V की जगह क्या रख सकते हैं हम? 1000/n। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, देखो, लैम्डा EQ इक्वल टू कैप्पा इंटू 1000/n। ये बन गया फॉर्मूला।
ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। कैप्पा इंटू वी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और यहाँ पर ये संबंध हो गया क्या, तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकता बटा नॉर्मलता इंटू 1000। ये हो गया अपना क्या, तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध, जहां एन क्या है, नॉर्मलता। अब फिर से अगर आप यहाँ पर कॉमन फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो लैम्डा इक्वल टू कैप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, जहां सी क्या है, तुल्यांकी सांद्रण है। मूल सांद्रण नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तुल्यांकी सांद्रण है। तो ये बात फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू कैप्पा अपॉन सी या कैप्पा अपॉन एम। ये तीन फॉर्मूला आपके इसके प्रकार से बन जाते हैं। अब देखना है हमें क्या, इकाई। तो इकाई कैसे आई, इकाई कैसे बन जाएगी बेटा, कैप्पा अपॉन एन से, कैप्पा अपॉन एन से। अब ज्यादा नहीं बताएंगे हम आपको इसमें। कैप्पा की इकाई क्या होती है, कैप्पा की इकाई होती है, फिर से लगता है ना ओम न बस, सेंटीमीटर न बस, माने आर ए अपॉन एल, एल अपॉन आर ए, सॉरी एल अपॉन आर ए इंटू एन। एन की क्या थी, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है ना। तो एल की हो गई ऊपर क्या, लंबाई सेंटीमीटर अपॉन आर की ओम इंटू क्षेत्रफल ए की सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू नॉर्मलता की होती है, एन की होती है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांक बटा बिलियन का लीटर में आयतन। तो हमने बोला था कि यहाँ पर हम लीटर नहीं लिखेंगे, लीटर की क्या लिख देंगे, 1 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो नॉर्मलता की इकाई क्या हो जाएगी, हिंदी में लिख देते हम ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर माने सेंटीमीटर की। वही परिभाषा से वही इकाई निकलेगी जो मूला चालकता की निकली थी। मूला चालकता में वहां पर मूल आ रहे थे, इसमें ग्राम तुल्यांक आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसमें सेंटीमीटर क्यू ले जाएंगे ऊपर तो सेंटीमीटर की -3 हो जाएगा, फिर ऊपर हो जाएगा सेंटीमीटर +3 का। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यू अपॉन ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ग्राम तुल्यांक। आप मुस्लिम अगर इकाई निकाल ही रहे कॉपी पे तो बढ़ते ही रहेगा, आप भूलेंगे भी नहीं कभी। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कैंसिल, 1 सेंटीमीटर बचेगा। तो सेंटीमीटर का इंटू का हो जाएगा सेंटीमीटर से ऊपर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा ओम इंटू ग्राम तुल्यांक। तो ये आप ओम को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा क्या, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ग्राम तुल्यांक इनवर्स। आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं या करके इक्विवेलेंट इनवर्स, ऐसा लिख के वो इनवर्स लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट माने ग्राम तुल्यांक इनवर्स। अगर आप और इसको लंबा ले जा रहे हैं इकाई को तो ओम को मेहो भी ले सकते हैं। तो इकाई हो जाएगी मेहो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ई क्यू लिख दिया ग्राम तुल्यांक को। ठीक है, अगर आप मेहो की जगह साइमन लिखना चाहें तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इस प्रकार से ये सभी इकाइयाँ किसकी हैं, यहाँ पर ग्राम तुल्यांक इनवर्स है। आपको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं आप शॉर्ट में सीधा ई क्यू इनवर्स। तो हमने ई क्यू लिख दिया, आप चाहें तो ग्राम तुल्यांक इनवर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तुल्यांकी चालकता और मूल्य चालकता की परिभाषा हो गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया समझाने में, लेकिन यदि आपको ये समझ में आ गया तो आगे कॉलर्स का नियम आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।